हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पिंदीमान में। तो अब हम अपना जो दूसरा सेट है 2019 का उसको सोल्व करेंगे। एक सेट हम कर चुके हैं सोल्व, आप चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। और अब जो आपके साथी हैं और बच्चे जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है उसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट में ये पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक खोखले गोले की सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसके तल पर 10 वोल्ट का आवेश रहता है। 10 वोल्ट का विभव है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये गोला है और ये गोला कौन सा है? धातु का है। तो ये पूछ रहा है इसके केंद्र पर कितना आवेश होगा, केंद्र पर कितना आवेश होगा। देखो बेटे, धातु जो होती है, धातु का पृष्ठ कैसा होता है? धातु के पृष्ठ को जब आवेश दिया जाएगा तो इस पे जो विभव रहेगा वो कैसा रहेगा? समान विभव रहेगा। और अगर आप गॉस की प्रमेय आपने ध्यान से पढ़ी है तो गॉस की प्रमेय में आप जाके देखना कि जो धातु के पृष्ठ पे आवेश रहता है, जो पृष्ठ पे विभव रहता है, उतना ही विभव उसके केंद्र पे रहता है। तो धातु के अंदर और धातु के पृष्ठ पे सेम विभव रहता है, तो जो केंद्र पर विभव रहेगा वो भी कितना रहेगा? 10 वोल्ट। तो धातु के केस में ऐसा है कि जितना पृष्ठ पे विभव रहेगा उतना ही केंद्र पर विभव रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे कोर्स में नहीं है, गै हमारे कोर्स में। ये पूछ रहा है हेनरी प्रति मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो हेनरी प्रति मीटर जो होता है वो चुंबकशीलता का मात्रक होता है, म्यू का। ऐसे प्रश्नों को जो मात्रक के प्रश्न है, आप अगर डायरेक्ट याद नहीं आ रहा है तो इसके बाकी ऑप्शन पढ़ के देख सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा। जैसे प्रावैद्युतांक दे रखा है तो उसका तो कोई मात्रक ही नहीं होता, स्वप्रेरकत्व उसका हेनरी होता है। विद्युतशीलता उसका भी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये बचा कौन? चुंबकशीलता। तो ये चुंबकशीलता का मात्रक है। घ भाग इसका देख लेते हैं, जो फोर्थ पार्ट है पहले का। इसमें ये कह रहा है कि एक नाभिक के विखंडन से 3.2 गुणा 10 की घात -11 जूल ऊर्जा निकलती है। ये एक नाभिक के विखंडन से निकलती है। तो ये कह रहा है कि 16 किलोवाट ऊर्जा निकालने के लिए 16 किलोवाट बिजली घर से कितने नाभिक का विखंडन 1 सेकंड में किया जाएगा कि इतनी ही ऊर्जा प्राप्त हो। मतलब कुल ऊर्जा इतनी है, एक नाभिक की ऊर्जा इतनी है। इसको इतनी जो है ये 1 सेकंड में कह रहा है। आपको एक बात समझा दूं मैं कि 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में जो पावर होती है वो एनर्जी के इक्वल होती है। अगर आपको कहीं भी कहा है ना प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड 1 सेकंड का जो केस होता है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। तो आप सोचो अगर टी को 1 रखोगे तो P इक्वल टू W और P इक्वल टू E। तो 1 सेकंड में जो वर्क डन होता है या 1 सेकंड में जो एनर्जी होती है वो पावर के इक्वल होती है। तो भले ही ये 16 किलोवाट दे रखी है, तुम इसको क्या मान सकते हो? 16 किलो जूल मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि वाट और जूल इक्वल होती है किसके लिए? 1 सेकंड के लिए। तो चलो अब इसमें कुल नाभिक पूछ रहा है। तो देखो, एक नाभिक से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई, 2 से इसकी डबल हो जाएगी, 3 से ट्रिपल हो जाएगी। हमें कितने नाभिक का विखंडन करना है इतनी ऊर्जा निकालने के लिए? तो इसको ऐसे निकाल लेंगे हम लिखेंगे माना n नाभिक का विखंडन करना है, माना n नाभिक का विखंडन करना है। ये आपके लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें क्या है कि ये तो आपको खाली ऑब्जेक्टिव निशान लगाना है। सोल्व करके दिखा रहा हूं। तो n नाभिक की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? Ne1। और वो टोटल कितनी होनी चाहिए? E2 के इक्वल। तो यहाँ से आप n निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? E2 अपॉन E1 मतलब 16 किलो जूल। किलो मतलब 10⁻³ अपॉन 3.12 नहीं 3.2 दे रखा है। 3.2 इंटू 10⁻⁻11। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके क्या आ जाएगा? ये यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 160 कर लो, इसको पॉइंट हटा लो नीचे से, 10⁻⁴ हो जाएगी 14। ठीक है, और 16 का टेबल चला दो, 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है।
फिर जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो कोर्स में नहीं है। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका 6। इसमें कह रहा है V वोल्ट से त्वरित होकर एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, उसका वोल्टेज दे रखा है T V, एक लक्ष्य से टकराता है। तो पूछ रहा है लक्ष्य से टकराने पर उसकी अधिकतम चाल कितनी होगी। देखिएगा इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत छोटा पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देखो, अगर मान लो हम किसी पार्टिकल को गतिज ऊर्जा देना चाहते हैं, मान लो इस पेन को गतिज ऊर्जा देनी तो उसको फेंक देंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है वो तो हमें दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे केस में जब हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल हो तो उसको काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा देने के लिए हम क्या करते हैं बेटे, उसको वोल्टेज दे देते हैं। तो फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा का, Q इंटू वी, और इलेक्ट्रॉन के केस में हो जाएगा EV। लेकिन तुम जानते हो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ये जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई, लेकिन गतिज ऊर्जा का जो नॉर्मल फॉर्मूला तुमने पढ़ा है वो क्या होता है, 1/2 mv²। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी दोनों को इक्वल कर दो, तो 1/2 mv² इज इक्वल टू E कैपिटल V, और यहाँ पे V² आ जाएगा 2E कैपिटल V अपॉन M, और V आ जाएगा √2EV/m। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है। यहाँ तो देखो इसने ऑब्जेक्टिव में दिया है, तो मैंने आपको समझाया था जो इस सीरीज की हमारी पहली वीडियोस में ये समझाया था कि किस तरह के क्वेश्चंस को पहले करें। तो मान लो ये क्वेश्चन तुम्हें एकदम से हिट नहीं कर रहा है तो इसको मत करना पहले, क्योंकि देखो सॉल्यूशन इसमें करना पड़ रहा है। तो ये आंसर है हमारा, और इसमें ये दिया है हमारा D पार्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव जो इसका पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा उसको ट्राई करते हैं। तो इधर से मैं साफ कर देता हूँ, आप पॉज करके इसको लिख लेना, नोट्स बना लेना। इसके नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाने, क्योंकि जब तक वीडियो देखोगे तब तक समझ में आएगा, वीडियो बंद करोगे फिर सोचोगे कि क्या पढ़ा था हमें पता ही नहीं है। तो आप लोगों को नोट्स टाइम टू टाइम बनाने हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखिए ये कह रहा है 2 आवेशित क्षैतिज प्लेट है, एक ये प्लेट होगी और एक ये होगी, इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। आवेशित प्लेट है, मान लो एक पे प्लस का आवेश है और एक पे माइनस का आवेश है। इनके बीच 4 × 10⁻³ किलोग्राम भार और 2.4 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश का एक कण स्थिर है। देखो बेटे, ये मान लेते हैं हम कण है और इसका आवेश मान लेते हैं Q है। आप जानते हो कि हर एक कण का जो भार होता है वो नीचे की तरफ काम करता है, ठीक है। तो स्थिर कैसे रह सकता है, ये तो नीचे आएगा। तो ऐसा केस हमें इसमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए इस पे जो विद्युत बल है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए। अब देखो प्लस का आवेश है, तो प्लस का आवेश है तो प्लस की प्लेट से दूर जाएगा और माइनस की प्लेट की तरफ जाएगा। तो अगर हम प्लेटों पे ऐसे आवेश कर दे, नीचे प्लस और नीचे ऊपर माइनस, तो ये जो आवेश है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, मतलब इस पे जो विद्युत बल है वो ऊपर की तरफ लाएगा। तो बैलेंस के लिए ये याद रख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कण को बैलेंस करने के लिए उस पे जो विद्युत बल है वो उसके भार के बराबर होना चाहिए। और इसमें क्या कह रहा है, विभवांतर पूछ रहा है। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जानते हो, V/D होता है। यहां से कैपिटल V आ जाएगा mg/d/q। ये फॉर्मूला भी आप इन फ्यूचर डायरेक्ट यूज कर सकते हो। यहाँ वैल्यू रख दो। m दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻13, g दिया हुआ है 10, d ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 10⁻²। और चार्ज पार्टिकल का जो दिया है वो दिया है 2.4 × 10⁻⁻18। तो यहाँ पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटा लेंगे, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो 10 और 10 × 10 100 हो जाएगा, ये पावर खत्म हो जाएगी। और यहाँ हो जाएगा 1/3 10⁻⁻13 और नीचे से जाएंगे 18। ये 10 100 ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों मिलके, 10 10 100। तो हमारा आंसर आएगा 0.33।
इसको डिवाइड कर देना इंटू 10⁵ और सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3.3 इंटू 10⁴ वोल्ट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और एक बार हम इसको देख भी लेते हैं 2 का क्या है। हाँ, यही आंसर है हमारा। सॉरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ख पार्ट है। 2 के ख में पूछ रहा है एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में, समय दिया है 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। मतलब शुरू में कितना है 1 वेबर और बाद में कितना हो जाता है 0.1 वेबर। पूछ रहा है प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करो। प्रेरित ईएमएफ फैराडे के नियम से सूत्र होता है E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, कुंडली में फेरे नहीं दिए हैं, अगर फेरे देता तो यहाँ n से और मल्टीप्लाई जाता। तो यहाँ क्योंकि फेरे नहीं है तो क्या हो जाएगा, सीधे यहाँ वैल्यू रखेंगे। डेल्टा फाई का मतलब अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स। सोल्व करेंगे, अंतिम फ्लक्स कितना दे रखा है 0.1, प्रारंभिक फ्लक्स 1, समय 0.1। इसको घटाएंगे माइनस 0.9 आ जाएगा और नीचे 0.1, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 9 वोल्ट। तो बस 2 या 3 लाइन में सोल्व हो जाएंगे जो ये 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसका घ कोर्स में नहीं है, इसका जो घ है उसको देख लेते हैं। इसके घ में पूछ रहा है कार्यफलन किसे कहते हैं। कार्यफलन इंग्लिश में बोलते हैं वर्क फंक्शन। कुछ बुक्स में W से लिखते हैं, कुछ बुक्स में फाई से लिखते हैं। तो ये क्या होता है, किसी धातु से, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर में मिलेगा। किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। तो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कार्यफलन कहते हैं। इसका सूत्र होता है W बराबर h न्यू जीरो या W बराबर hc अपॉन लैम्डा जीरो, जहां पे न्यू जीरो को कहते हैं देहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा जीरो को कहते हैं देहली तरंग दैर्ध्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये हमारा दूसरे का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5th पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है एवलांश भंजन क्या होता है। अब ये इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया आपको, उसमें ये क्वेश्चन आया था। इससे पहले पेपर में एवलांश भंजन क्या होता है उसमें एक पॉइंट आया था। दूसरे का 5th पार्ट ये आप लोग इससे पहले वीडियो से देख लेंगे। एवलांश भंजन क्या है, इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन सोल्व करा था। मैं आपको क्वेश्चन नंबर ही बता देता हूँ। इससे पहले वाले में ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शनल। तो एवलांश भंजन वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, उत्क्रम अभिनति में जब हम नेगेटिव वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो एक स्थिति में जो सहसंयोजक बंध होते हैं पदार्थ के, पीएन संधि डायोड के, वो टूट जाते हैं और धारा बहुत तेजी से बढ़ती है। इस घटना को हम एवलांश भंजन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट। इसमें कह रहा है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप जानते हो आवेश का क्वांटीकरण आप पढ़ोगे, से पहले चैप्टर में है, तो उसके हिसाब से Q बराबर N ये फॉर्मूला होता है। तो ये दे रखा है 1 कूलाम, N E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो N बराबर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इसको सोल्व कर लेना, 6.25 समथिंग आएगा इसका, 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो दूसरे क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं गया जो 2-3 लाइन से फालतू गया हो। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा पार्ट है, 3rd जो हमारा सह पार्ट है। कितने नंबर के हैं, 2 अंक के क्वेश्चन है ये। और कितने क्वेश्चन करने हैं इसमें 4 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 8 नंबर के हैं।
अभी तक हम कितने नंबर का निपटा चुके हैं? दूसरा क्वेश्चन 6 अंक का था, पहला क्वेश्चन भी 6 अंक का था, 12 अंक के क्वेश्चन थे। तो 12 में से 1, 2 और 3 तो हमारे कोर्स में नहीं थे, लेकिन 9 नंबर का हम निपटा चुके हैं अभी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी फटाफट निपटा देते हैं, तीसरे क्वेश्चन को भी। तीसरे का क्या पार्ट, इसको पॉज करके आप लोग नोट्स बनाते रहें, जिससे आपको समझ में आए कि हमें कितना समय लेना है क्वेश्चंस को करने में। तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कै पार्ट हमारे कोर्स में नहीं है, कै पार्ट। हाइड्रोजन परमाणु के लिए nवीं कक्षा में ऊर्जा का सूत्र लिखो। तो आप बोर का परमाणु मॉडल पढ़ोगे तो वहां पे जाके देखोगे nवीं कक्षा की ऊर्जा होती है -13.6/n², इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो ये सूत्र आ गया। यहाँ n क्या है? कक्षा का नंबर। इस सूत्र को ऐसे भी लिखते हैं -RCH/n²। तो RCH तीनों के मान रखने पे ये जूल में आता है, ठीक है। तो ये भी लिखते हैं, ये भी, लेकिन कोई न्यूमेरिकल्स में यूज होता है मोस्टली। लिखना भी तुम्हें यही है। इसके बाद पूछ रहा है इसके आयनन विभव और प्रथम उत्तेजन विभव के मान लिखिए। पहले तो हम लिखेंगे प्रथम उत्तेजन विभव, पहले निकालेंगे क्या होता है ये समझ लो। देखो किसी भी परमाणु में ऐसे बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं। ऐसे ये होता है मूल ऊर्जा स्तर, फिर दूसरा ऊर्जा स्तर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और लास्ट में जाके होता है अनंत ऊर्जा स्तर। तो सभी परमाणु कहाँ रहते हैं? मूल ऊर्जा स्तर में रहते हैं। तो जब इससे जंप करके पहले में पहुंच जाएंगे, मतलब अपने से ऊपर वाले में पहुंचेंगे। वैसे दूसरा है, लेकिन ये कहलाएगा प्रथम उत्तेजन स्तर, ये द्वितीय उत्तेजन स्तर। फर्स्ट एक्साइटेशन लेवल, सेकंड एक्साइटेशन लेवल, थर्ड एक्साइटेशन लेवल, ऐसे। और अनंत में पहुंचेगा तो फिर हो जाएगा इसका आयनीकरण। तो आयनीकरण के लिए कहाँ पहुंचाना है? अनंत में। और उत्तेजन ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेशन, पहला उत्तेजन विभव या पहली उत्तेजन ऊर्जा, या दूसरी या तीसरी। तो इसने पूछी है फर्स्ट। तो फर्स्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पहले ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में ले जाना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा? प्रथम उत्तेजन विभव। पहले निकलेगी प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। कैसे? E2 - E1, जिसमें जाता है उसकी ऊर्जा में से, जहां से चला है उसकी ऊर्जा घटा देंगे। तो दूसरे में पहुंचा है, पहले से आया है, तो E2 अब इस वाले में रख दो मान -13.6 इसकी जगह 2 रखेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, ये आ गया E2। फिर माइनस लगेगा E1 के लिए इसकी जगह 1 रख देंगे, तो एज इट इज आ जाएगा। ये सोल्व करेंगे, इसको डिवाइड करो, 3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6, सोल्व करेंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आ गई इसकी एक्साइटेशन एनर्जी। और अगर विभव निकालना है, प्रथम उत्तेजन विभव, ये क्या निकली है? प्रथम उत्तेजन ऊर्जा है। ये प्रथम उत्तेजन ऊर्जा है। प्रथम उत्तेजन विभव निकालना, तो यहाँ से E हटा दो, कितना आएगा? 110.2 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। और अगर आपको निकालनी है आयनन ऊर्जा, आयनन विभव निकालना है या आयनन ऊर्जा निकालनी है, तो पहले तो ऊर्जा निकलेगी, तो वो होती है E अनंत -E1। अगर पहले से कहाँ पहुंचे? अनंत में पहुंचे। सोल्व करेंगे, अनंत रखेंगे तो 0 हो जाएगी। अब आप सोचो, यहाँ नीचे अनंत रखोगे तो 1/∞। या चलो रख के दिखा देते हैं। फर्स्ट के लिए नीचे 1 रखेंगे, सोल्व करेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब विभव निकालोगे आप इसका, आयनन विभव जब निकालोगे तो इससे आ जाएगा, यहाँ से E हटा देना, 13.6 वोल्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख। अब तीसरे के गैप आ जाते हैं। स्पीड ऐसे रखनी है, जब पेपर में क्वेश्चन आता है तुम्हें तो फटाफट निपटाना है। यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो, प्रिज्म का कोण A होता है, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा M होता है। ये कह रहा है दोनों बराबर है। तो ज्ञात कीजिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताना है। सूत्र लगा दो अपवर्तनांक का प्रिज्म के लिए, sin A + ΔM/2
अपॉन साइन ए बाई टू, और इसमें ये कंडीशन रख दो, डेल्टा एम को ए के बराबर रख दो, तो क्या बनेगा साइन ए प्लस ए बाई टू, और नीचे साइन ए बाई टू, ऊपर हो जाएगा साइन ए, नीचे साइन ए बाई टू। अब इसमें साइन 2a वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 साइन, सब बच्चे 10th पास करके आए हैं, 10th में ये फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के। साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 2 cos a बाई टू, ये हमारा आंसर आ गया। तो जब प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म का जो कोण होता है दोनों बराबर होते हैं, तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या आ गया, n बराबर 2 cos a बाई टू। अब ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, गए थर्ड पार्ट था। अब तीसरे का फोर्थ और बनाते हैं और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर इससे बाकी के पार्ट इससे अगली वीडियो में आएंगे। तीसरे का जो फोर्थ है उसका पहला पार्ट, ये तीसरे के फोर्थ में इसने क्या करा है, गए जो तीसरे का गए है इसमें ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन वाला कोर्स में है, पहला कोर्स में नहीं है, पहला ध्रुवण का है वो कोर्स में नहीं है। चलो बता ही देता हूँ। इसमें कह रहा है कि एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद ध्रुवित हो जाता है, ठीक है। ये कह रहा है यदि माध्यम का ध्रुवण कोण को लिखते हैं आई पी से 60 डिग्री हो, तब ज्ञात करो माध्यम का आपतन कोण कितना होगा, तब ज्ञात करो माध्यम का अपवर्तन कोण कितना होगा। और ये पूछ रहा है अपवर्तनांक भी ज्ञात करो, तो इसके लिए ना ब्रूस्टर का नियम है, आप ब्रूस्टर का नियम जाके देखेंगे तो म्यू बराबर होता है 10 IP। और यहीं पे ही एक और रूल है कि IP मतलब जो आपतन कोण है और जो अपवर्तन कोण है दोनों का कोण योग 90 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पर मान रख दो तुम इसका IP का 60 प्लस R बराबर 90, R बराबर कितना होगा 30 डिग्री, तो एक आंसर तो ये आ गया आपका। दूसरा यहाँ पे 10 IP का मान रख देंगे कितना 60, 10 60 कितना होता है √3, तो म्यू हो गया 1.732, ये दूसरा आंसर आ गया। इतना साथ आएगा। इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। इसके ऑप्शन में कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। कहाँ से चली है, निर्वात से, और कौन से माध्यम में जा रही है, n अपवर्तनांक के माध्यम में जा रही है। ये मान लो विलंब है, ये प्रकाश चला और मान लेते हैं ऐसे मुड़ गया। तो कह रहा है यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण से 2 गुना हो, ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। ये कह रहा है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से 2 गुना है, I बराबर 2 टाइम्स ऑफ R पूछ रहा है। तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात करो, R बताना है कितना होगा। सूत्र जानते हो तुम, स्नेल का नियम, साइन I अपॉन साइन R बराबर n, जानते हो। अब यहाँ पे R के पदों में निकालना है, तो यहाँ पे I को हटा दो, दे रखा है ना इसने I बराबर 2R है, तो साइन 2R बटे साइन R बराबर n। यहाँ साइन 2R का फॉर्मूला जैसे वहाँ पे लगा था वैसे लग जाएगा, 2 साइन R इंटू कोस R बटे साइन R बराबर n। साइन R से साइन R कैंसिल हो गया, 2 कोस R बराबर n, कोस R बराबर n बाई 2, R बराबर कोस इनवर्स n बाई 2। ये पूछ रहा था R का मान बताओ n के पदों में। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू।